हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आपको पता था कि हम अपनी इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ लेकर आने वाले हैं, तो ये आपकी आज से स्टार्ट हो रही है, जिसमें जो सबसे पहला टॉपिक हम करेंगे उसका नाम है व्हेन, वेयर एंड हाउ। ये मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने आपके सारे जो इतने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये अगर आप सीटेट की ऑफिशियल साइट पर अगर जाएंगे तो वहाँ पर उन्होंने टॉपिक्स दिए हुए हैं। हिस्ट्री के उन्होंने टॉपिक्स दिए हुए हैं, आपको ज्योग्राफी के टॉपिक्स दिए हुए हैं और आपको पॉलिटी के भी ये टॉपिक्स जितने भी सारे हैं दिए हुए हैं, जिसमें से आपका सारा क्वेश्चन पेपर आने वाला है। ठीक है, 40 मार्क्स के जो आपके ये क्वेश्चन आने वाले हैं उनके उन्होंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं। अब तक हमने क्या किया था, अब तक हमने बुक्स के इंडिविजुअल चैप्टर की डिटेल्स में स्टडी करी थी। ठीक है, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता कौन सा चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, अब जो हम कर रहे हैं ये आपका एक तरीके से लास्ट टाइम रिवीजन है। ठीक है, अब ये आपका लास्ट टाइम रिवीजन है क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है। जिन लोगों ने वो पूरे कंप्लीट चैप्टर्स नहीं देखे हैं, अगर वो इस सीरीज़ को देख लेते हैं तो भी आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर होगा। एक तरीके से ये आपका फाइनल रिवीजन है हिस्ट्री का। यहाँ पर पहले मैं हिस्ट्री के आपके सारे टॉपिक्स को कवर करूँगी और हिस्ट्री की बुक्स के जितने भी चैप्टर्स के लास्ट में जो क्वेश्चंस है ना, एक्सरसाइजेस जो हैं, काफ़ी बच्चों ने बोला था कि मैम लास्ट के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी कराइए, तो इन टॉपिक्स के साथ साथ मैं आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स भी कवर कराऊँगी। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं यहाँ पर कराऊंगी। मैचिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी मैं यहाँ पर आपको कवर कराऊंगी, कौन कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखी है बुक्स, तो कोई बुक्स के चैप्टर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, आप इस सीरीज़ को देखिए, आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर होगा। तो जो हमारा जो उसमें सबसे पहला टॉपिक है वो है व्हेन, वेयर एंड हाउ। और अगर आपका ये वाला जो है ये चैप्टर नंबर 1 है क्लास 6 की बुक में, और ये चैप्टर नंबर 1 है क्लास 8th की बुक में, मतलब 6 और 8th की बुक में आपको ये चैप्टर नंबर 1 मिलेगा। तो इसका जितना भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो ये चैप्टर को चलिए शुरू करते हैं। अब क्लास 6 में जब आप बुक खोलेंगे या चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको ये पता चलेगा, अगर आप हिस्ट्री के बारे में पता करने चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इतिहास क्या होता है, हम इतिहास के बारे में कैसे पता कर सकते हैं, तो आपको उसके बारे में जानकारी मिलेगी। आप उसके बारे में क्या क्या जान सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। उस टाइम पे लोग कहाँ पर रहते थे, अगर हम बात करते हैं कि उस टाइम पे लोग कहाँ पर रहते थे, मैं एक एक चीज़ें आपको पॉइंट्स में बताती रहूँगी और आप अपने नोट्स में पॉइंट्स में ही नोट करते रहिएगा। जैसे कि उस टाइम पर जो लोग थे वो नर्मदा नदी के, एक सेकेंड, नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। ठीक है, वहाँ पर, और वो भोजन के लिए क्या करते थे, भोजन के लिए वहाँ पर जितने भी जड़ हो गई या जितने भी फल हो गए वो उन चीज़ों को खाते थे और शिकार करते थे। क्या करते थे वो? शिकार करते थे इस तरीके की, और जितने भी जंगल में उनको उपयोगी चीज़ें मिलती थी उनका वो यूज़ करते थे। ठीक है, ये हो गई कहाँ पर रहते थे, सबसे पहले वो लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। वहाँ की जितनी भी आसपास की चीज़ें होती थी, जड़ हो गए, फल हो गए, वो भोजन के लिए यूज़ करते थे। जो बाकी की चीज़ें हो गई उनका वो उपयोग करते थे और अपने उपयोग के लिए वो अपने जानवरों का शिकार भी करते थे। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जो सबसे पहली फसल की बात अगर होती है कि सबसे पहली फसल कौन सी थी, ठीक है, जो सबसे पहली फसल थी वो कब आई थी, पहले तो 8000 वर्ष पहले। ठीक है, कब स्टार्ट हुई थी वो 8000 वर्ष पहले थी। और जो सबसे पहली फसल थी उसका नाम क्या था, वो थी गेहूं और आपकी जौ। ये आपकी सबसे पहली फसल थी, जो कि कहाँ पर मिली थी, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरधर पहाड़ियों पर मिली थी। कहाँ पर? आपकी उत्तर पश्चिम की आपकी सुलेमान, एक सेकेंड मैं बोल भी रही हूँ तो आप साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, सुलेमान और किरधर पहाड़ियाँ। ठीक है, सुलेमान और किरधर पहाड़ियों पर आपकी सबसे पहली फसल हुई थी जिसका नाम था गेहूं और जौ कब मिली थी, 8000 वर्ष पहले थी। अब जो सबसे पहले जो उसमें आप देखेंगे कि मैप में आप गारो पहाड़ियों को ढूंढो और मध्य भारत में जो विंध्य पहाड़ियां हैं वो ढूंढो, तो जितने भी आपकी, जैसे ये गारो पहाड़ी हो गई, ठीक है, जितनी भी आपकी ये
गारो पहाड़ियाँ हो गई। गारो पहाड़ियाँ पर सबसे पहले उत्तर पूर्व में, ये तो उत्तर पश्चिम की बात हो गई। अगर हम उत्तर पूर्व की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो सबसे पहली गारो पहाड़ियाँ में उत्तर पूर्व पे जो सबसे पहला फसल उपजाई गई थी वो कौन सी थी? वो थी आपकी चावल, ठीक है। और विंध्य पहाड़ियों के जो मध्य भारत की अगर हम बात करते हैं, मध्य भारत में जो आपकी विंध्य पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, आपकी विंध्य पहाड़ियों पर सबसे पहले वहाँ से आपकी कृषि का आरंभ हुआ था। क्या हुआ था? वहाँ से आपका कृषि का आरंभ हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले कृषि का आरंभ कहाँ से हुआ था, तो आपको आंसर लिखना है कि जो मध्य भारत में जो विंध्य पहाड़ियाँ हैं वहाँ से सबसे पहले आपका कृषि का आरंभ हुआ था, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब अगर हम आगे चलते हैं तो आगे उसमें आपको बताया जाएगा कि जो 4700 वर्ष पहले की अगर बात करते हैं, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं वहाँ पर कुछ नगर बसने आरंभ हुए थे। कहाँ पर हुए थे वो? आपकी जो सिंधु है और उनकी जो सहायक नदियां हैं, जैसे अगर आप मैप में देखते हैं तो सिंधु नदी हो गई और जो उनकी सहायक नदी है, सहायक नदी जो उनमें मिलकर चलती रहती हैं, जैसे कि इस तरीके से कोई नदी चल रही है, यहाँ से कोई नदी मिल गई, इधर से कोई नदी मिल गई, तो ये क्या हो गई? यहाँ उनकी सहायक नदियाँ हो गई। तो ये सहायक नदियों के आसपास सबसे पहले नगर बसे थे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आरंभिक नगर कहाँ पर बसे थे, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि सिंधु नदी और उनकी जितनी भी सहायक नदियाँ थी उसके आसपास आरंभिक जो नगर थे वो फले फूले थे। और अगर हम अतीत के बारे में और भी चीज़ें जानना चाहते हैं, जैसे कि अब तो ये चीज़ें हो गई कि जो आपको धीरे धीरे पता चल रही हैं, ठीक है। अगर हम और भी ज़्यादा अतीत के बारे में जानना चाहते हैं तो उन्हें हम जान सकते हैं, लेकिन उन्हें हम किस तरीके से जान सकते हैं? जो कि जितनी भी बुक्स हैं, आप उन बुक्स को ही तो पढ़ोगे, बुक्स के बारे में ही तो आप अतीत के बारे में जान सकते हो। जब आप बुक्स देखोगे तो उसमें क्या होगा? जब आप बुक्स पढ़ोगे तो बुक्स को क्या कहा जाता था? बुक्स को उस टाइम की जो बुक्स है उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था पांडुलिपि। एक सेकेंड, हाँ, उनको कहा जाता था पांडुलिपि। आप पता ना पांडुलिपि क्या होता है? जो इतिहास, जो पुराने समय पे जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं, जिनके बारे में पढ़कर हम अतीत के बारे में जानते हैं, उनको पांडुलिपि कहा जाता है, जिनको मैन्युस्क्रिप्ट्स भी बोलते हैं। और ये किस चीज़ों पर लिखी जाती हैं? ये होती है, एक तो इनके होते हैं ताड़ के पत्र, ठीक है, ताड़पत्र और पेड़ की छाल, ताड़पत्र और पेड़ की छाल पर ये पांडुलिपियाँ लिखी जाती हैं। आपसे पूछेगा कि पांडुलिपियाँ क्या होती है? पांडुलिपियाँ वो होती हैं जिन पर पुराने टाइम पर चीज़ें लिखी जाती थी, जिनको पढ़कर हम इतिहास के बारे में जानते हैं, वो होती है पांडुलिपियाँ। और वो किस पर लिखी जाती थी? ताड़ के पत्ते पर लिखी जाती थी और पेड़ की छाल पर लिखी जाती हैं। अब जो वस्तुएं अतीत में बनी हैं और अतीत में प्रयोग में लाई गई हैं, जो बंदा उनका अध्ययन करता है उसको पुरातत्वविद कहा जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको लिखूँ कि आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उनमें ये वर्ड था जो आपने सबसे ज़्यादा पढ़ा होगा, पुरातत्वविद, ठीक है। ये वाला शब्द आपने सबसे ज़्यादा पढ़ा होगा। ये शब्द का मतलब क्या होता है? इस शब्द का अगर मैं आपको मतलब समझाऊं तो ये जो शब्द होता है इसका मतलब होता है, एक सेकेंड, इसका मतलब हो गया आपका जो अतीत में वस्तुएं बन गई, ठीक है, अतीत की वस्तुएं हो गई, जैसे कि अतीत की वस्तुएं बन गई, वहाँ पर प्रयोग में लाई गई, क्या क्या चीज़ें प्रयोग में लाई गई, कौन कौन सी वस्तुएं थी, इनका जो अध्ययन करता है, इनका जो अध्ययन करता है, इनका जो अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं पुरातत्वविद, ठीक है। अब वो किस किस चीज़ों का अध्ययन करते हैं? जैसे कि आपके हो गए औजार, ठीक है, आपकी हो गई हड्डियाँ, कि जी भाई ये कौन से जानवर की हड्डी है, या उसके बर्तन हो गए, किस किस तरीके के बर्तन वहाँ पर यूज़ करते थे, आभूषण हो गए, आपके सिक्के हो गए, ठीक है, आभूषण हो गए, सिक्के हो गए, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी, ठीक है। अब जो अभी ये जो आपका चल रहा है वो क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है और इससे क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब अगर हम बात करते हैं तो इसमें आती हैं आपकी तिथियाँ। तिथियाँ क्या होती हैं? जैसे कि आपने पढ़ा होगा BC,
ठीक है। BC क्या होता है? BC होता है आपका बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट होता है आपका ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय होगा वो आपका BC होगा। अब इस BC को BCE भी लिख देते हैं। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। ये हो गया आपका बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा हो गया। और आपका ये जो होता है, एक होता है आपका AD, ठीक है। AD क्या होता है? एनो डोमिनी। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप अपने नोट्स में भी ज़रूर लिखेगा ये चीज़ें। डोमिनी, इसका क्या मतलब होता है कि जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ है उस वर्ष से जो चीज़ें लिखी गई हैं उनको AD लिखा गया है, और जो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व थी उनको BC कहा गया है या BCE ये लिखा गया है, ठीक है। अब AD को भी क्या लिख देते हैं, कहीं कहीं पर CE लिख देते हैं। CE का मतलब होता है कॉमन एरा, ठीक है। ये हो गया आपका कॉमन एरा, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी विश्व के बहुत सारे देश हो गए उनमें जो कैलेंडर होता है वो अब कॉमन हो गया है, ठीक है। ये जो भारत में जो कैलेंडर वाली चीज़ें आई थी या डेट्स वाली चीज़ें आई थी, ये कब से आई थी? ये 200 साल पहले से ही आई हैं। कब से आपको ये चीज़ें मिली हैं? 200 साल पहले से ही ये डेट्स का यहाँ पर फिक्स हुआ है। और अगर हम BP की बात करते हैं तो ये आपका आता है यहाँ पर बिफोर प्रेजेंट। बिफोर प्रेजेंट अगर आपको कहीं पर ये लिखा हुआ मिलता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? बिफोर प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स आपके एक तरीके से आ जाते हैं जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं पॉइंट्स लिखती हूँ तो यहाँ पर जैसे अगर हो गया आपका कृषि का आरंभ। कृषि का आरंभ आपका कब से हुआ था? 8000 वर्ष पहले, ठीक है। आपका 8000 वर्ष पहले हो गया कृषि का आरंभ। उसके बाद हो गया जो सिंधु सभ्यता के सबसे पहले नगर थे वो किसे उनकी क्या डेट थी? जैसे कि हो गया आपका सिंधु सभ्यता के नगर, प्रथम नगर जो हो गए वो आपके आ जाते हैं 4700 वर्ष पहले, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर आता है जो कि गंगा घाटी के नगर थे, जो कि मगध का बड़ा राज्य हो गया। पहले अगर हम गंगा घाटी के नगर की बात करते हैं तो वो 2500 वर्ष पहले थे। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपकी गंगा घाटी के नगर, गंगा घाटी के नगर हो गए आपके 2500 वर्ष पहले, ठीक है। और उसके बाद अगर हम एक और पॉइंट की बात करते हैं जो हो गया मगध का सबसे बड़ा राज्य जो कि वर्तमान में है मगध का बड़ा राज्य अगर हम बोलते हैं तो ये आपका आ जाता है 2000 वर्ष पहले, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ। अब अगर उसमें क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं जो क्लास 6 में लास्ट में जो आपके चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उसमें जो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है मैचिंग। मैचिंग में क्या है कि जैसे नर्मदा घाटी हो गया, अवध हो गया, गारो पहाड़िया हो गया, सिंधु और सहायक नदियाँ हो गया, गंगा घाटी हो गया, इनको आपको मैच करना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आपका ये आ जाता है नर्मदा घाटी। अगर हम नर्मदा घाटी की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ अगर मैचिंग में आता है तो यहाँ पर आखेट और संग्रहण हुआ था। आखेट और संग्रहण मतलब ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को एक तरीके से स्टोर करके भी रखते थे और आखेट भी करते थे। आखेट मतलब शिकार भी करते थे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर मगध की बात करते हैं, मगध की अगर मैचिंग की बात करते हैं तो मगध क्या था? वो सबसे बड़ा राज्य था। यहाँ पर भी आपने देखा था मगध का बड़ा राज्य, तो वो उसमें क्या आएगा आपका सबसे बड़ा राज्य। और अगर हम गारो पहाड़ियों की बात करते हैं, गारो पहाड़ियों की अगर हम बात करते हैं तो वहां से क्या हुआ था? वहां से सबसे पहले कृषि आरंभ हुआ था। तो यहाँ पर आएगा आपका आरंभिक कृषि, ठीक है। यहाँ पर कृषि की स्टार्टिंग हुई थी। और जो सिंधु और सहायक नदियाँ हैं, अभी आपने पीछे पढ़ा भी था, सिंधु एवं सहायक नदियाँ जो हैं आपकी, वहाँ पर क्या हुआ था? वहाँ पर सबसे पहले नगर बसने आरंभ हुए थे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रथम नगर, ठीक है। इसमें एक और लास्ट है गंगा घाटी।
गंगा घाटी, उसका क्या होगा? गंगा घाटी कब से हुआ था? जैसे मैंने अभी ये भी गंगा घाटी के जितने भी नगर थे तो इसमें आपका आएगा 2500 वर्ष पहले। ठीक है, ये हो गया आपका। दूसरा इसमें एक और चीज़ आती है, एक और क्वेश्चन था इसमें जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। पांडुलिपियाँ और आपका अभिलेख, इनमें क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पांडुलिपियाँ क्या होती हैं और अभिलेख क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर आपकी लिखती हूँ पांडुलिपियाँ, ठीक है, ये हो गई आपकी पांडुलिपियाँ और ये हो गए आपके यहाँ पर अभिलेख। पांडुलिपि हो गई और आपके ये हुए अभिलेख। अगर पांडुलिपियाँ क्या होती है, कहीं पर आप क्वेश्चन में पढ़ते हैं पांडुलिपियाँ, अब भाई पांडुलिपियाँ पढ़ा होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। अब अतीत में जितनी भी पुस्तकें हो गई वो हाथ से लिखी है, ठीक है। अब हाथ से लिखी जाती थी तो वो कहाँ पर लिखी जाती थी? ताड़ के पत्रों पर लिखी गई हैं, या हिमालय के क्षेत्र में जितने भी एक भुर्ज नामक एक पेड़ होता था उसकी छाल पर लिखी जाती थी, तो वो हो गई पांडुलिपियाँ। उन्हें क्या कहा जाता था? पांडुलिपियाँ, जो कि हाथ से लिखी जाती थी। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हाथ से लिखी जाती थी। और कहाँ पर लिखी जाती थी? ये ताड़ के पत्र हो गए और एक पेड़ होता था, पेड़ की छाल यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। एक सेकेंड, हाँ, पेड़ की हो गई छाल, यहाँ पर लिखी जाती थी। इसको जो ये एक तरीके से इनकी छाल को मिला के एक भोजपत्र तैयार कर दिया जाता था। इस तरीके का पतला सा होता था, यहाँ पे 2 छेद होते थे, उसमें ये ऐसे पत्ते बंधे रहते थे और उनको डोरी से यहाँ से बांध दिया जाता था। यहाँ पर ये चीज़ें लिखी होती थी, तो इसको क्या बोलते थे? इसको पांडुलिपियाँ बोलते थे। अब बात आती है अभिलेख की। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख जो हमेशा लिखे हुए होते थे वो किस पे? पत्थर पर या फिर धातु पर जो चीज़ें लिखी होती थी, जैसे कि पत्थरों पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई मिली हैं, ठोस चीज़ पर, धातु पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई मिली हैं, इनको क्या कहा जाता था? इनको अभिलेख कहा जाता था। और सबसे पहले अभिलेख लिखने की स्टार्टिंग किसने की थी? अशोक नामक शासक ने करी थी। राजा अशोक थे ना, अशोक शासक, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग करी थी इसकी वो अशोक ने करी थी। अब आपको समझ में आ गया पांडुलिपियाँ क्या होती हैं? पांडुलिपियाँ वो हैं जो ताड़ के पत्ते पर लिखी जाती थी या हिमालय का एक पेड़ होता था उसकी छाल पर लिखी जाती थी, वो हो गई पांडुलिपियाँ। और जो चीज़ें पत्थर पर या धातु पर लिखी जाती थी उसको हम कहते हैं अभिलेख, ठीक है। ये यहाँ पर आपकी क्लास 6 का चैप्टर नंबर जो 1 है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और चांसेस हैं कि आपके कमिंग एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी क्लास 8 की। क्लास 8 में जो चैप्टर नंबर 1 है उसका भी नाम यही है, व्हेन, वेयर एंड हाउ, ठीक है। तो अब हम अगर बात करते हैं, ये हो गई हमारी क्लास 8 की चैप्टर नंबर 1, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब क्लास 8 में इन्होंने क्या दिया गया है कि कोई भी अवधि हो गई उसको हम किस तरीके से तय करते हैं कि ये जैसे कि किसी ने चाय पीना शुरू करा, किसी ने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करा, तो ये तुरंत तो नहीं शुरू कर दिया ना कि भाई कल सुबह आप बैठे और आपने चाय पीना शुरू कर दिया। इनकी भी अपना एक इतिहास है, इनकी भी अपनी एक हिस्ट्री है कि इन्होंने ये चीज़ें किस तरीके से शुरू करी, कौन कौन सी तारीखें होती हैं, कौन कौन सी तारीखें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या जो बात होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है, इस वजह से वो तारीख भी इम्पॉर्टेंट बन जाती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 1817 की, 1817 में स्कॉटलैंड के थे ये जेम्स मिल, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी। बुक का नाम क्या था? आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। इन्होंने जैसे कि हिस्ट्री ऑफ, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनकी बुक का नाम था। इन्होंने क्या करा, इस बुक में इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया इस बुक को, ठीक है, 3 खंडों में विभाजित किया। और इन्होंने जो कास्ट के अकॉर्डिंग वो किया, इन्होंने यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, मुस्लिम और ये हो गया इनका ब्रिटिश, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन्होंने 3 पार्ट्स में इनको कर दिया था। एक तो इनका वर्गीकरण ये हो गया। ये क्या मानते थे कि भाई
यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर सभ्यता ही नहीं है और हम ही को इनका सब कुछ देखना है, इस तरीके से इन्होंने समझा। इन्होंने अपनी पूरी बुक में यही चीज़ें डिस्क्राइब करी हैं, ठीक है, हिंदुओं के बारे में, मुसलमानों के बारे में और ब्रिटिश के बारे में, कि किस तरीके से हमारी देख रेख में इनको सभ्य बनना है। ये इनका एक मोटिव था। इनसे अलग, अंग्रेज़ों से अलग एक और वो रहा, वर्गीकरण रहा, जिसको 3 पार्ट्स में जिसको डिवाइड किया गया। उसको वो 3 पार्ट कौन कौन से थे? वो 3 पार्ट्स थे प्राचीन, यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ, प्राचीन हो गया, आपका हो गया मध्यकालीन, और तीसरा आपका आता है आधुनिक। ठीक है, 3 हो गए। प्राचीन में तो जो पुराना युग होता है वही उसकी बात होती है, जिसमें कि आपने हड़प्पा संस्कृति हो गई या ये सारी चीज़ें भी मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे, वो हो गया प्राचीन में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आधुनिक में क्या क्या आता है। आधुनिक में आता है आपका विज्ञान, आपका तर्क, आपका लोकतंत्र, लोकतंत्र हो गया आपका मुक्ति हो गई, समानता हो गई, मुक्ति हो गई आपकी, समानता हो गई। ठीक है, मुक्ति समानता का ये जो युग माना जाता था, इसको हम क्या बोलते थे? आधुनिक काल बोलते थे। ठीक है, और ये जो मध्यकालीन काल था, ये क्या था? इसमें आधुनिक काल की कोई समानता नहीं थी, इस तरीके की कोई भी समानता नहीं थी। तो वो कौन सा काल था? वो मध्यकालीन था। और इसको और कौन सा काल कहा जाता था? इसको आप कहते थे औपनिवेशिक काल। अब ये औपनिवेशिक काल क्या होता था? ठीक है, औपनिवेशिक काल की अगर आप बात समझते हैं, जब कोई भी एक देश दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको औपनिवेशीकरण कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि भारत के ऊपर अंग्रेज़ों ने किया। ठीक है, अंग्रेज़ों का दबदबा भारत के ऊपर हुआ, इन्होंने भारत को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरीके से बदलने की कोशिश करी। तो वो क्या था? वो औपनिवेशीकरण था। ठीक है, ये क्या चाहते थे? ये जो प्रशासन और अभिलेख तैयार करते थे, इनका क्या था कि इनके हिसाब से ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इन अ रिटन फॉर्म। किस में होनी चाहिए? रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। जितने भी अभिलेख होने चाहिए, इन्होंने अलग अलग ऑफिसेज बनवाए, हर चीज़ का रिकॉर्ड इन्होंने रखा। अगर कोई भी ऑर्डर दे रहा है वो भी एक रिटन फॉर्म में जाना चाहिए। तो ये क्या था? ये हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते थे। ठीक है, इसमें चैप्टर 8 में यही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, ये क्लास 8 का हो गया, ये आपका क्लास 6 का हो गया। ये पॉइंट्स आप ज़रूर नोट करके रखिएगा अपने पास में। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा एक टॉपिक ख़त्म होता है। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा टॉपिक्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम इसी को कंप्लीट करेंगे। ये लास्ट टाइम का आपका रिवीजन है। अगर आपने बाकी पूरे चैप्टर्स को डिटेल में नहीं पढ़ा है तो आप ये सीरीज़ ज़रूर देखिए, अपने नोट्स बनाइए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो रिवीजन कर रहे हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन तक के वो हमारे साथ जुड़ सकें और इस सीरीज़ का बेनिफिट ले सकें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।